नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज फिर एक बॉम्ब सेल आ गया है और इस बार दोबारा चर्चा शुरू हो गई है कि भारत सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी कुछ छुपा रहे हैं। छुपने छुपाने का खेल तो बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लग रहे हैं। अपोजिशन का नेता आरोप लगाने में लगा हुआ है। उसकी कई बार सत्यता भी नहीं होती है, झूठी भी खबरें होती हैं, लेकिन चस्पा कर दिया जाता है। आरोप लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के बदनाम करने की जो कोशिश हुई है वो पूरी तरह से तो कामयाब नहीं हुई है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की भूमिका बहुत अहम है। और मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि हरदीप सिंह पुरी अभी भी कैबिनेट में बने हुए हैं। अब कई बार ये होता है, नेता हमेशा ये सोचते हैं कि अगर विपक्ष के आरोप को या इस तरह का कोई भी जो आरोप लग रहा है, कहीं से कुछ निकल के आ रहा है सामने, अगर उसके सामने आपने निर्णय ले लिया और जो वो विपक्ष कह रहा है वही आपने कर दिया, तो एक प्रकार से स्वीकारोक्ति हो जाती है। बात स्वीकारोक्ति की नहीं है, ये बात जरूर होनी चाहिए राजनीतिक शुचिता के लिए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम इस प्रकार से आ रहा है और उसमें गंभीर आरोप लग रहे हैं और बहुत सारे साक्ष्य एक साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो वो साक्ष्य की जांच होनी चाहिए। और सरकार को एक तरफ से सरकार को कोई ना कोई अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हाँ, हरदीप सिंह पुरी की क्या भूमिका है। हरदीप सिंह पुरी ने खुद आकर के अपना स्टैंड वैसे क्लियर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने बताया है कि मेरा कोई संपर्क नहीं रहा है, मेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। लेकिन ये हरदीप सिंह पुरी श्रीमान जी झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका खामियाजा प्रधानमंत्री मोदी को भी भुगतना पड़ रहा है। हरदीप सिंह पुरी 10 बार मिले हैं एप्स्टेन से, जेफरी एप्स्टेन से। और वो तब मिले हैं जब हरदीप सिंह पुरी को मालूम है कि जेफरी एप्स्टेन कौन है। लेकिन जेफरी एप्स्टेन का जो दूसरा पक्ष है उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं हरदीप सिंह पुरी साहब। और दूसरा पक्ष है कि वो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, वो एक लाइसेनर हैं, पावर ब्रोकर हैं, उनके संपर्क में बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कॉरपोरेट्स के बड़े बड़े जाइंट्स हैं। तो इसलिए उनसे वो संपर्क साध रहे थे और इसलिए वो संपर्क साध करके उन्होंने कुछ भारत को मदद करने की कोशिश की होगी। ये सारी लफाजी है बातें। ये बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप वहां पे लाइजनिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप किससे मिल रहे थे, होशो हवास में मिल रहे थे। आप भारत के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किए हैं विदेश में, और आपकी गरिमा इस तरह की इजाजत नहीं देती है कि ऐसे लाइजनर से, ऐसे ऐसे क्रिमिनल से, ओफेंडर से, सेक्स ओफेंडर से, और ऐसा नहीं है कि वो सीरियल ओफेंडर है, सजा याफ्ता से आप मिले और कहें कि नहीं नहीं वो तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। बकवास नहीं करना चाहिए। सीधी सीधी सरकार की स्थिति ये होनी चाहिए। और इससे बदनामी मोदी जी की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है। पूरी पार्टी खराब है, मोदी जी खराब हैं, उनका कैबिनेट खराब है, ये संदेश देना उचित नहीं है। होता है, अगर कहीं कोई मछली खराब आ जाए तो वो सारे जल को गंदा कर सकती है। तो इसलिए उस मछली को निकाल करके बाहर फेंकना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर जांच भी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी बिठानी चाहिए, और बहुत ही पारदर्शी इंक्वायरी होनी चाहिए। होगी नहीं लेकिन, और जब होगी नहीं तो ये सवाल उठेंगे कि मोदी जी क्या छिपा रहे हैं। अब आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं कि मोदी जी एप्स्टीन का क्या छिपा रहे हैं, नहीं छिपा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि कल से लगातार एक बार फिर अमेरिकी मीडिया छपी पड़ी है एक खबर से, और वो खबर भारत के हित में भी है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने पूर्व में जो कहीं कुछ गलती हो गई होगी, उससे मोदी जी ने खुद को कोर्स करेक्शन किया है, खुद का करेक्ट किया है, और शायद अब सही रास्ते पर चल रहे हैं।
और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये मोदी जी सही रास्ते पर चल करके देश को सुरक्षित रखेंगे। ये मामला पुराना नहीं है जिससे मैं अभी वाकिफ आपको करवा रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। लेकिन खबर है मित्रों, अमेरिका की अखबारों ने दावा किया है, कुछ यूएस के ऑफिशियल्स के माध्यम से, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स के माध्यम से। अब उनकी दावा में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि भारत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि फिर खबर अमेरिका से आ रही है। भारत सरकार ने इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की है। और जिसकी चर्चा हो रही है कल से, वो उस बात को हुए 3-4 दिन बीत गए हैं। शायद 24 मार्च को ही ये मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। क्या खबर है? खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत हुई फोन पे। ये सबको मालूम है, भारत सरकार ने भी बताया, मोदी जी ने भी बताया, ट्वीट करके भी कहा कि हां, हमारी मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई है फोन पे, और हमने किसी भी सूरत में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसको एक प्रकार से विराम करने की गुजारिश की है, पूरे इलाके में शांति स्थापित करने की गुजारिश की है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर के विशेष चिंता व्यक्त की है कि वहां पर निश्चित रूप से शांति बहाली हो, वहां पर कोई मिसाइल का हमला और गोला बारूद ये सब कहानी बंद हो जाए, कम से कम उस इलाके में युद्ध नहीं हो। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो वेसल्स निकल रहे हैं, जो ऑयल टैंकर निकल रहे हैं, उनको निकलने की अनुमति दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। ये बड़ी शिद्दत से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा। इसकी चर्चा है और जरूर रखा होगा। ये हम सबको यकीन होना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने मजबूती से ये बात कही होगी, जो हमारा एक प्रकार से ऑफिशियल स्टैंड भी रहता है कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा दर्शन है और हम उसी दर्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने मजबूती से ये जरूर कहा होगा, हमने से मतलब है, प्रधानमंत्री अगर बातचीत कर रहे हैं दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से, तो प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 140 करोड़ जनता की, इसलिए उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, तमाम लोग शामिल हैं। हम सब की आवाज बन के प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही होगी डोनाल्ड ट्रंप को कि हमें शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। अब आपको देखना है कि शांति कैसे बहाल करेंगे, और कम से कम ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और जो इलाका है जहां से कि ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं, एनर्जी का बहुत की डिपेंडेंसी है जिस इलाके पे, उस इलाके में तो कम से कम युद्ध विराम कीजिए, शांति स्थापित कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए, निगोशिएशन शुरू कीजिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही हर समस्या का समाधान हो सकती है, युद्ध समस्या का समाधान नहीं हो सकती है, अशांति समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। ये मोदी जी ने कहा भी, सरकार की तरफ से वक्तव्य भी आया। हम सभी मुतमईन हैं, कन्विंस्ड हैं कि मोदी जी ने ये जरूर कहा होगा। लेकिन एक खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच बातचीत में एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, और वो तीसरा व्यक्ति राजकीय व्यक्ति नहीं था, मतलब कोई सरकारी व्यक्ति नहीं था। वो तीसरा व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति था, और वो व्यक्ति थे श्रीमान एलॉन मस्क। कहा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की बातचीत में एलॉन मस्क भी मौजूद थे फोन पर। तीनों लोग बातचीत कर रहे थे। अब यकायक खबर आ रही है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती थोड़ी प्रगाढ़ हो रही है, अच्छी हो रही है। और उसके पीछे का राज यह है कि जो दोस्ती में दरार पड़ी थी, जिस तरह से बेवकूफाना हरकत कहे आप डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उस हरकत से नाराज होकर के, आप सबको मालूम है कि एलन मस्क डोज के चेयरपर्सन थे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड ये जो है, तो गुड गवर्नेंस के वो चेयरपर्सन थे, वो लीड कर रहे थे, और वो गुड गवर्नेंस लाना भी चाहते थे, शांति बहाली करना चाहते हैं। वो बिजनेसमैन हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं।
तो शांति बहाली करना चाहते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे साहब, उनके कुछ ऐसे उच्चृंखल सलाहकार हैं जो उनको गलत सलाह देते हैं और गलत रास्ते पर ले जाते हैं। दो पर्सनालिटी ऐसे हैं मित्रों जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उसमें एक है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर के पुत्र और जॉन एफ कैनेडी के भतीजे। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक है इनका। पूरा परिवार, कैनेडी परिवार डेमोक्रेटिक पार्टी से संबद्ध रहा है। जॉन एफ कैनेडी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उम्मीदवार वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। खुद रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। अब ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर समर्थन दिया। और एक बार जब उन्होंने घोषणा की कि हम भी प्रेसिडेंशियल चुनाव में जा सकते हैं, तो शायद रिपब्लिकन के तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संदेशा गया होगा कि आप अगर खड़े होंगे तो आप हमारा ही वोट काटेंगे। ऐसी स्थिति में वोट कटवा ना बने, आप हमारे साथ हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट एफ कैनेडी एक मुद्दे पर जबरदस्त एक थे और वो मुद्दा था महामारी का, कोविड-19 का। रॉबर्ट एफ कैनेडी भी कह रहे थे कि कोविड-19 जो महामारी है वो एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और उस बड़े कॉन्स्पिरेसी में अमेरिकी डीप स्टेट की हिस्सेदारी है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि हां, ये महामारी जो लाई गई है, ये लाई गई है, ये आई नहीं है और इसमें अमेरिकी डीप स्टेट इन्वॉल्व है और उसमें खास तौर से एक बिजनेसमैन बिल गेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल गेट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट एफ कैनेडी दोनों अत्यधिक प्रहार कर रहे थे कोविड के दौर में। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है बिल गेट्स ने, उनके कदमों में जाकर के बिछ गया है, क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, अभी शुरू होनी है। क्योंकि एक जो और खिलाड़ी था एंथनी फॉची, जो उस वक्त के राष्ट्रपति बाइडेन के हेल्थ एडवाइजर थे। एंथनी फॉची और एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर हुआ करते थे एंथनी फॉची। एंथनी फॉची और बिल गेट्स और फार्मा हाउसेस के बीच में एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था और उस कोलैबोरेशन को लीड कर रहा था बिल गेट्स और एंथनी फॉची। इन दोनों के खिलाफ रॉबर्ट एफ कैनेडी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोला हुआ था। अब इस दोनों के साथ एक और शख्स ने बड़ी मजबूती से उसी दौरान अपना समर्थन दिया और वो शख्स थे एलोन मस्क। और तभी मैं अगर प्रशंसक बना, हालांकि मेरे साथ उन्होंने नुकसान किया, मेरा तो एक्स का हैंडल ही उन्होंने उड़ा दिया, जबकि गेट्स के जमाने में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने उड़वा दिया। हालांकि उसके पीछे कुछ और कहानी है और बहुत बड़ी कहानी है। एक भारत के ही लोग हैं जो उनके साथ अभी पॉडकास्ट किए थे, जाते जाते कान में दे दिया होगा कि ये नेटवर्क है, लगातार कैंपेन चला रहा है, उसको उठा दीजिए। खैर, तो ये एलन मस्क का, लेकिन फिर भी मैं एलन मस्क की तारीफ करता हूं कोविड को लेकर के। तो एलन मस्क, रॉबर्ट एफ कैनेडी और डोनाल्ड ट्रंप एक ही पेज पर थे महामारी को लेकर के और यहीं से इनकी दोस्ती बढ़ी। और उस वक्त महामारी के दौरान जो सबसे खतरनाक बात हुई थी अमेरिका में, वो हुई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। जब वहां पूरा सर्वे हुआ तो सबसे जो खराब स्थिति थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की थी। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह तो थी ही, स्टॉक मार्केट वगैरह तो खत्म हो गया था, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। जो कोई भी महामारी के ऊपर सवाल उठाता था उसको शट डाउन कर दिया जाता था, उसकी खबरों को टेक डाउन किया जाता था, उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाते थे, डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। यह काम किया था बिल गेट्स, एंथनी फॉची और बाइडेन ने मिलकर के किया था। फार्मा हाउसेस के दबाव में ये फाइजर वगैरह जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इन सब ने मिलकर के वहां के डॉक्टरों को इतना परेशान किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम भारत में ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। यहां पे आप दर्शकों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कोविड में आपको अगर मैंडेट नहीं हुआ तो इसकी लड़ाई अदालत में हम लोगों ने लड़ी। खैर, लेकिन भारत में कम से कम मैंडेट नहीं लगने दिया और सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
मेडिकल डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसा भारत में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मोर्चा संभाले हुए थे। और अब श्रीमान मोदी जी को यह बात समझ में आ गई है कि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था कोविड के दौरान, और इस शख्स को, बिल गेट्स को रवाना किया। इस प्रकार से एलन मस्क, रॉबर्ट एफ कैनेडी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ आए थे, और फिर उसके बाद ये साथ लंबा चला। फिर चुनाव में आए, दोनों समर्थन किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे होने के बाद वो साथ में आए, रिपब्लिकन के, रॉबर्ट एफ कैनेडी, और एक बिजनेसमैन होने के नाते ये आए इनके साथ। इन्होंने ट्विटर को खरीदा, और फिर ट्विटर को खरीद के एक्स किया, और एक्स पे फिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार शुरू किया। और उसके बदले में जब सरकार बनी तो एलन मस्क एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के सर्वेसर्मा बने। लेकिन ये तकरार, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती भी कायम नहीं रख पाते हैं, तो अपने स्वभाव से परेशान हैं। ये दोस्ती लंबी नहीं चली और डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना पड़ा। वो इस्तीफा देकर के बाहर चले गए सरकार से। लेकिन रॉबर्ट एफ कैनेडी पॉलिटिशियन भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और कहा कि समय बीतने के शायद साथ हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप समझ जाएंगे। वो इस्तीफा नहीं दिए, वो बने हुए हैं, अभी भी सिस्टम में है। लेकिन एक समय तो ऐसा आ गया कि एलन मस्क ने कहा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। इस हद तक आ गए थे। और यही एलन मस्क है जिन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करो, नहीं तो हम इस पर मोर्चा खोल देंगे। एप्स्टीन फाइल को लेकर के पब्लिक करने की डिमांड पर आ गए थे एलन मस्क कि एप्स्टीन फाइल पब्लिक करो। यही एलन मस्क है। आज एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोबारा आए, और जो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है, भारतीय मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रही है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से कर रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है। भारत सरकार ने अपने तरफ से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमेरिकी मीडिया कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई, उसमें एलन मस्क मौजूद थे टेलीफोन पर। अब सवाल है, एलन मस्क क्यों मौजूद थे? दो तीन महत्वपूर्ण कारण है। स्टारलिंक का अभी इस इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध में सबसे अधिक फायदा हुआ है अमेरिका को, और यह बात अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है कि साहब, स्टारलिंक की वजह से हमें काफी मदद मिली है, क्योंकि स्टारलिंक ने अवैध तरीके से ईरान के एरिया में, अवैध नहीं वैध भी था, ईरान के एरिया में ऑपरेट कर रहा है। स्टारलिंक क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट है। उसके लिए कोई वायर और इस सब की आवश्यकता नहीं है। तो सैटेलाइट इंटरनेट के मदद से इस वॉर में अमेरिकी सैनिकों को काफी मदद मिली है। अभी एक और खबर आ रही है कि ईरानी हैकर्स ने, जो एफबीआई फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उसके चीफ के काश पटेल का मेल हैक कर लिया है ईरानियन हैकर्स ने। ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पुरानी मेल है, उसको उन्होंने हैक किया है। लेकिन ईरानी हैकर्स अगर अमेरिका के टेक्नोलॉजी में सेंध लगा सकता है, तो आप मान के चलिए कि ईरान कमजोर नहीं है। लेकिन स्टारलिंक की वजह से, जो सैटेलाइट इंटरनेट है, उसकी वजह से अगर अमेरिकी सैनिकों को लाभ हुआ है, क्योंकि इस पूरे दौरान, पूरे युद्ध के दौरान एलन मस्क ने एक भी शब्द पोस्ट पर, एक्स पर पोस्ट नहीं किया है कि ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध ठीक नहीं है, इसको रोक देना चाहिए। एक बार भी पोस्ट नहीं किया। साइलेंट हैं, चुप हैं, शांत हैं। ये बाद में अभी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, क्रेजी क्यों हो रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। हम हैं ना, हम तो ला रहे हैं बैटरी वाली कार, क्यों उनके लिए परेशान हो रहे हैं? लबुलवाब ये है। अब कहा जा रहा है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है कि आप भारत के साथ जो मित्रता को ताके पर रखा है, वो गलत किया है। भारत के पास पॉपुलेशन का बोनांजा है। चाइना अब आपको इंटर करने नहीं देगा। चाइना अब अपने रफ्तार में आगे निकल चुका है, और आपने भारत से दुश्मनी मोल लेकर के आपने एक अच्छा मित्र खो दिया है और अच्छा बाजार खो दिया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रंप को एलन मस्क ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में यह समझाया है। याद कीजिए, जब इनका फरमान आया था कि जितने एम्प्लॉय हैं बाहर आ जाइए, नहीं तो $1 लाख देना पड़ेगा, फलना देना पड़ेगा, तो एलन मस्क ने कहा था कि यह आदेश ठीक नहीं है।
इंडियंस की अमेरिकन डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका है और खास तौर से टेक्नोलॉजी में। एआई के लिए तो वो कह रहे हैं कि सबसे माकूल प्लेस है भारत, और वहां की जो हमारा वर्कफोर्स है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अपनी सेवा दे सकता है। तो उन्होंने समझाया कि अगर आपने भारत को बहुत ज्यादा आंख दिखाया तो आने वाले दिनों में भारत चाइना के पैटर्न पर आगे बढ़ेगा और अपना सब कुछ खड़ा कर लेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप भारत से बातचीत करिए, हम भी उस बातचीत में आते हैं, हम भी मोदी जी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और इस युद्ध को, चूंकि मोदी जी का रिश्ता ईरान से अच्छा है, ये शहबाज शरीफ नहीं है, ये मुल्ला मौलाना मुनीर नहीं है, जिनकी कोई साख नहीं है दुनिया में। और खुद आपका इंटेलिजेंस कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है, क्योंकि वो टेररिज्म की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके यहां, उनको ध्वस्त करना पड़ेगा। तुलसी गाबार्ड बार बार कह चुकी है, मैंने कई बार आपका जिक्र किया, आज फिर कर रहा हूं कि उन्होंने साफ कहा है, अमेरिका का कहना है कि हमें पाकिस्तान तो बहुत ही गंदा देश है, ये तुलसी गाबार्ड कह रही है। वहां ईरान के बाद का निशाना पाकिस्तान ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के सिपह सालार कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच में मीडिएटर बने हुए हैं, हम तो मीडिएशन कर रहे हैं, हम तो रोक लगा देंगे, युद्ध विराम कर देंगे, होगा कुछ नहीं उनसे। तो अब बड़े शूरमा ने संभवतः ट्रंप को सलाह दी है कि आप मोदी को इग्नोर मत कीजिए। मोदी का मतलब भारत को इग्नोर मत कीजिए, भारत के साथ बातचीत को आगे बढ़ाइए। ये बातचीत सिर्फ ईरान युद्ध को लेकर के नहीं हो रही है मित्रों, और भी दरवाजे खोल रहे हैं। मोदी कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक संभवतः आने वाले दिनों में लगाएंगे। क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, अब मोदी उसी को छुपा रहे हैं। एक बात तो तय है कि अगर अमेरिकी मीडिया ने यह खबर दी है कि ट्रंप उस बातचीत में मौजूद थे, तो भारतीय मीडिया को सरकार ने ब्रीफ क्यों नहीं किया? क्या बात है, क्या छिपा रहे हैं मोदी जी? क्या सरकार छिपाना चाहती है? हो सकता है कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन रही हो जो आम पब्लिक के कंजम्पशन के लिए नहीं हो, मान सकते हैं, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। लेकिन सरकार ये तो बता ही सकती थी कि अच्छा हुआ इसमें एलन मस्क साहब भी मौजूद थे। लेकिन एक बात मान के चलिए कि एलन मस्क की हैसियत इतनी है कि वो दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में आ सकता है, बातचीत कर सकता है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ होगा, जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ होगा। मोदी जी ने तो ऐसा कहा नहीं होगा कि नहीं नहीं एलन मस्क को आप ले आइए बातचीत में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि मस्क इज ऑल्सो विलिंग टू टॉक टू यू मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा होगा कि हाँ ठीक है। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हम आप आई वोंट टॉक टू प्राइवेट बिजनेसमैन। और तब जबकि ही इज नोइंग हु इज एलन मस्क, अब उनका जो बैलेंस शीट है साहब वो किसी देश के बैलेंस शीट से बहुत आगे है, तो कौन उनका विरोध कर सकता है? तो मोदी जी ने कहा होगा कि हाँ ठीक है हम बातचीत करेंगे। लेकिन उस बातचीत में बात हुई क्या? दो तीन महत्वपूर्ण बात, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं जो मीडिया में चर्चा है। एक तो ईरान युद्ध को लेकर के बात हो रही है कि आप अगर कुछ एक्सपेडाइट करना चाहते हैं तो उसको करिए और शांत कीजिए। लेकिन यह बात हमको लगता है कि शायद कम हुई होगी जो मीडिया में चर्चा। उसका कारण है पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ सकती है। अभी सीएम की जो बैठक हुई कल उन्होंने की है, उसमें भी सबको कहा है कि हम लोगों को कैसे चाक चौबंद चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिचुएशन किसी भी दिशा में जाती है तो सारी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब मोदी को कोई ना कोई ब्रीफिंग है, सूचना है कि ये युद्ध कितना चलेगा, कितना चल सकता है, या चलाने की योजना है अमेरिका की। तो उस पर कुछ ना कुछ वो उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट होगा, उनको सूचना होगी, और उसी के लिए वो भारत को तैयार कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये पागल देश है, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात यह हो सकती है कि एलन मस्क दोनों को समझा रहे होंगे कि आप लोग जो ट्रेड डील है वो कीजिए, हम भी आपके यहां आना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि 2024 में अप्रैल में ही उनकी यात्रा शेड्यूल थी, जो नहीं हुई। 2025 में शेड्यूल थी, जब चुनाव होना था, नहीं हुई।
और 2025 के बाद आज 26 अब अप्रैल आ गया है, अभी तक एलन मस्क भारत नहीं आए। और उस सबके पीछे एक ही खिलाड़ी था, वो था बिल गेट्स। क्योंकि एलन मस्क के सूत्रों ने उनको शायद बताया है कि बिल गेट्स ने यहां की ब्यूरोक्रेसी में अपनी बड़ी दखल, अपनी पैठ कर ली है, पार्टी में पैठ कर ली है, ब्यूरोक्रेसी में पैठ कर ली है, सांस्कृतिक संगठन जो है उसमें भी पैठ है उनकी। और बिल गेट्स और एलन मस्क दोनों के बीच में 36 के संबंध है। वैसे पब्लिकली अगर कहेंगे तो कोई मारपीट नहीं हुई है, मिलते हैं तो हाथ वाथ मिलाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में 36 के संबंध हैं। एलन मस्क बिल गेट्स के बारे में घृणित राय रखते हैं और वो बिल गेट्स हमारे प्रधानमंत्री के आवास में जाकर के प्रधानमंत्री के साथ बैठा हुआ था। तो ये अभी जो स्थिति है, अभी जो वोलेटाइल स्थिति है, मैं समझता हूं कि ये जो बातचीत हुई है टेलीफोन पर, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है भारत के हक के लिए। एलन मस्क वो पर्सनालिटी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कह सकते हैं, डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसे मत कीजिए। और उन्हें मानना अब मजबूरी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार स्टॉक एक्सचेंज डाउनवर्ड जा रहा है, क्रैश कर रहा है अमेरिकी बाजार, और उसमें एलन मस्क की भी कंपनी होगी। जब एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हो रही हैं, एलन मस्क भी परेशान हो रहे होंगे। तो इन सारे बिजनेसमैन का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव होगा कि आप तबाह कर रहे हैं अमेरिका को, आप बचा लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये शुभ संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और एलन मस्क फोन पर बातचीत किए। आने वाला दिन भारत का अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं हैरान हूं कि मोदी इस बातचीत को छुपा क्यों रहे हैं? उनको किसका डर लग रहा है? बिल गेट्स का लग रहा है क्या? वो चोर आदमी को आपने तो भगा दिया, एआई समिट में आने नहीं दिया, अच्छा किया आपने। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल गेट्स के बारे में जानकारी हो चुकी है कि वो परवर्ट दिमाग का व्यक्ति है, वो खतरनाक है भारत के लिए, उसे भगाइए। आपने भगा दिया हालांकि, और अच्छी बात है। एलन मस्क पर भी मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम कोविड के दौर में जो उनका स्टैंड था, जो ट्रकर्स एसोसिएशन के लिए उनका स्टैंड था, जब अमेरिका और कनाडा के बीच में आंदोलन हुआ था, उसमें जब वो ट्रकर्स वालों को मदद कर रहे थे, ट्रकर्स एसोसिएशन को, तो मुझे लगा था कि एलन मस्क इस मामले और लगातार कभी नहीं गए वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक दो बार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कबाल को एलन मस्क समझ चुके हैं। तो ऐसा अब लग रहा है कि भारत सरकार अब अपनी ट्रेजेक्टरी बदल रही है और सही पटरी पर आ रही है। तो भारत सरकार की गाड़ी सही पटरी पर दौड़ेगी तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन होगा। अब मोदी जी इस बात को छुपा लें या उजागर कर दें, ये मैटर नहीं करता है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार और मोदी देश के बारे में अब ठीक रास्ते पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि जियो पॉलिटिक्स में कई बार आप कहेंगे कि नहीं, बिल गेट्स के साथ भी रखना मजबूरी थी। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बिल्कुल गलत था। इनके सलाहकारों ने इन्हें फंसाया मजबूती से। आज भी मैं कह रहा हूं, आगे भी मैं कहूंगा और कहता ही रहूंगा, तब तक कहूंगा जब तक कि बिल गेट्स यहां से बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेट ना ले। माइक्रोसॉफ्ट जो कुछ भी कर रहा है, अब उसका ठीक है 26% स्टेक है उनके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, लेकिन अपना स्टेक तो बहुत कम हो गया है। अब भारत धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट पर से भी अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे हटाएगा। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एलन मस्क का मोदी और ट्रंप के बीच में आना अच्छी शुरुआत है, संकेत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान इजराइल अमेरिका वॉर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 6 अप्रैल तक का तो उन्होंने ऐसे ही डेडलाइन दिया है कि हम कोई हमला नहीं करने जा रहे हैं, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे या उस इलाके में या ईरान पर हम अब कोई हमला नहीं कर रहे हैं। खुद ट्रंप साहब ने कहा है कि 6 अप्रैल तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में निगोशिएशन होगा और भारत की बहुत अहम भूमिका होगी, मोदी की भी अहम भूमिका होगी, और मोदी शायद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत के एक बहुत बड़े शूरमा के रूप में सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।